आर्बिट्रेशन एक्ट पहले इंडिया में आया था 1940 में। सब्सिक्वेंटली नया एक्ट लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट से पास हुआ था 1996। एंड 1996 का जो एक्ट है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन यूनिसिट्रल मॉडल लॉ। बड़ा फेमस डायलॉग है बॉलीवुड का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो बेसिकली आर्बिट्रेशन का बोली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लिटिगेशन में जो केसेस तारीख पे तारीख लगी जाती थी, है ना, लाइक 5, 6, 7, 8 साल चल रहे हैं, आर्बिट्रेशन के अंदर विद इन 2-3 ईयर्स रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैंने वर्ड सुना है, एक मीडिएशन। तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है? सेक्शन 34 का प्रोविजन है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, जिसके तहत पार्टीज के पास एक राइट होता है टू अप्रोच द कोर्ट टू चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड। ग्राउंड्स काफी लिमिटेड हैं चैलेंज के, ये भी मैं बता दूं। कोई फर्स्ट अपील की तरह नहीं है जिसमें रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हो। लॉ इज वेरी क्लियर दैट देयर हैज टू बी, मतलब ईदर द आर्बिट्रल अवार्ड इज हिट बाय पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लीगल लैब, जहां हम रियल लाइफ लीगल चैलेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं एंड एक्सपर्ट लीगल माइंड्स के साथ उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट दिनेश कुमार। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ऋषभ खारे। तो सर, आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि प्रोफेशनल जर्नी कैसी रही एंड आपकी जो एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? नमस्कार दिनेश जी, मुझे निमंत्रित करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद आपको। और जैसा कि आपने पूछा कि मेरी जर्नी के बारे में, तो 2018 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, एंड देन सब्सिक्वेंटली आई डिड माय मास्टर्स ऑफ लॉ एज वेल, स्पेशलाइजिंग इन बिजनेस लॉज एंड कमर्शियल लॉज फ्रॉम जिंदल, एंड करंटली आई एम परसुइंग माय पार्ट टाइम PhD एज वेल। तो अभी इस 7 years की एक्टिव प्रोफेशनल जर्नी में आई हैव बीन वर्किंग विद रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस, designated senior advocates, tier 1 law firms, and very seasoned practitioner of law specializing in arbitrations and commercial laws. So if I can just sum up my journey till now, so I think it would be a cocktail of, or a confluence of different rivers coming together. Okay. So it has been interesting so far, and let's see how things go ahead. So far so good. So अगर मैं बात करूँ कि आपकी जो जर्नी है वो एक लाइक पूरा कॉम्बिनेशन रहा है लाइक मल्टीपल चीज़ों का, राइट? सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्रेशन लॉ के बारे में एंड उसके कई सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम कवर करेंगे। सो मेरा आपसे लो है एक क्वेश्चन है कि आर्बिट्रेशन एक्ट जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में? तो आर्बिट्रेशन एक्ट पहले इंडिया में आया था 1940 में। सब्सिक्वेंटली नया एक्ट लेकर आई थी इंडियन गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट से पास हुआ था 1996। एंड 1996 का जो एक्ट है दैट इज बेसिकली बेस्ड अपॉन यूनिसिट्रल मॉडल लॉ। ओके। एक यूनिसिट्रल मॉडल लॉ आया था जो सभी सिग्नेटरी स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया था। तो इंडिया वाज वन ऑफ द स्टेट्स, और आई थिंक वो उसको अडॉप्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे आर्बिट्रेशन की जर्नी या इकोसिस्टम इंडिया में आगे बढ़ता गया, तो रिलाइंग अपॉन द लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड द लेजिस्लेटिव एक्शंस बाय द पार्लियामेंट, वेरियस एनैक्टमेंट्स केम इनटू प्लेस। अभी लास्ट जो अमेंडमेंट आया है आर्बिट्रेशन एक्ट में, इट केम इन 2021। ओके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड इट्स अ वेलकम अमेंडमेंट आई वुड से। और काफ़ी जो चैलेंजेस जो आते जा रहे थे आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम में, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई इसके माध्यम से। तो आई थिंक इंडिया इज मूविंग इन अ वेरी राइट डायरेक्शन। ओके। सो आर्बिट्रेशन एक्ट जो है इसका लाइक पर्पस क्या है, क्यों ये किस टाइप से लाइक? सो जनरली एक ये फीलिंग था कि नॉर्मल लिटिगेशन में जाके, नॉर्मल कोर्ट्स में जाके, स्पेशली इन सिविल डिस्प्यूट्स, एक काफ़ी लंबी यात्रा होती थी किसी भी मुकदमे की। जैसे एक बड़ा फेमस डायलॉग है बॉलीवुड का कि तारीख पे तारीख। एक उसके संदर्भ में अगर मैं समझाऊं तो आर्बिट्रेशन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि द एक्ट इज़ वेरी क्लियर कि 6 months में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्लीडिंग्स देयर इज अ 1 year टाइम विद इन विच द आर्बिट्रल अवार्ड हैज टू बी पास्ड। नहीं हो पाता है किसी वजह से, तो पार्टीज आफ्टर म्यूचुअल कंसेंट कैन एक्सटेंड इट बाय 6 months। ओके। उसके आगे भी एक्सटेंशन का प्रोविजन है, बट फॉर दैट यू हैव टू गो टू द कोर्ट। उसके आगे का भी एक्सटेंशन का प्रोसेस है, बट देन दैट वो फिर उसके ग्राउंड्स काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। तो आई थिंक बट स्टिल अगर एक होलिस्टिक पिक्चर देखी जाए, इट्स अ लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, एंड और ये जो प्रोजेक्ट्स जनरली जो आर्बिट्रेशन को आजकल मैं देख रहा हूँ अडॉप्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जो अटक जाते थे लिटिगेशन में, वो कम हो गया। ओके। सो बेसिकली आर्बिट्रेशन का सोली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो लिटिगेशन में जो केसेस तारीख पे तारीख लगी जाती थी, है ना, लाइक 5, 6, 7, 8 साल चल रहे हैं, जी। वो आर्बिट्रेशन के अंदर विद इन 2-3 ईयर्स रिजॉल्व हो जाते हैं।
वी कैन सेफली से सो, यस 2-3 years में हो जाते हैं जनरली, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ऑलराइट, बट आई थिंक 2-3 years में हो जाते हैं। हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और मैंने वर्ड सुना है, एक मीडिएशन। तो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप वेरी वेरी राइटली पुट। सो इफ यू कैन सी, जो लास्ट हमारा एक्ट है उसका पूरा नाम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ओके। तो आर्बिट्रेशन के प्रोसीजर्स, आर्बिट्रेशन के सेक्शंस स्टार्टिंग में दे रखे हैं, कंसिलिएशन बाद में स्टार्ट होता है। ओके। तो जैसा आपने पूछा कि मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में क्या फ़र्क है, मीडिएशन में जनरली क्या है कि मीडिएशन में पार्टी सुलह समझौते से चीज़ों को निपटाना चाहती है। आर्बिट्रेशन में थोड़ा सा एक लीगल अमली जामा पहना दिया जाता है डिस्प्यूट्स को, कि जो भी डिसीजन आएगा उसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, प्लीडिंग्स होंगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो अवार्ड होगा वो बाइंडिंग होगा, देन दैट कैन बी इन्फोर्स्ड। सो दैट इज आर्बिट्रेशन इज ऑन अ हायर पेडिस्टल। अब इसको अगर एक और मैं पर्सपेक्टिव में आपको समझाऊं तो एक एक काफ़ी कॉमन चीज़ है मल्टी टीयर आर्बिट्रेशन क्लॉज। ओके। तो मल्टी टीयर आर्बिट्रेशन क्लॉज में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एक अग्रीमेंट बनाया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में, just a hypothetical situation, first case में the parties would sit together and try to resolve their disputes amicably. नहीं हो पाता है, then the disputes will perhaps get escalated. ओके। वो escalate करके फिर arbitration में जाएगा, क्योंकि पहले राउंड में conciliation नहीं हो पाया। सो बेसिकली हम कह सकते हैं मीडिएशन जो है एक पहला स्टेप है जहाँ पे पार्टीज ट्राई करती हैं, नेगोशिएशंस करती हैं, बट वहाँ पे अगर नहीं शॉर्ट होता है देन वो आर्बिट्रेशन में जाता है। यस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मल्टी टीयर आर्बिट्रेशन क्लॉज। वैसे देखा जाए तो कंसिलिएशन अगर मैं करना चाहूँ आपको, तो मुझे लॉ कभी मना नहीं करता किसी भी सिविल डिस्प्यूट। ओके। सीपीसी में प्रोविजन है, अगर मेरा आपका कोई कुछ झगड़ा चल रहा है, भगवान ना चाहे कभी हो, अगर कभी हो रहा है तो उसके लिए फिर मेरे पास सीपीसी के अंदर पावर है। अगर दोनों पार्टीज हैं तो दे कैन सेटल द डिस्प्यूट्स थ्रू मीडिएशन ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी हो रहा है। Okay. ट्रांसफर पिटिशंस अगर जाती हैं तो ट्रांसफर पिटिशंस में कोर्ट के सामने दोनों पार्टी दरख्वास्त कर सकती हैं कि भाई हमको मीडिएशन में भेज दिया जाए। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में काफ़ी होता है। ओके। या अगर हम देखें, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि आर्बिट्रेशन को लेके लोगों के अंदर कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। देखिए, मिसकंसेप्शन अभी तक मुझे बहुत ज़्यादा दिखा नहीं है, बट अभी जो एक रीसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक अपर कैप, एक थ्रेशोल्ड लेकर आया है कि यहीं तक के, फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट तक के ही अगर मैटर्स होंगे उन्हीं को हम आर्बिट्रेशन में रेफर करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। आई थिंक इस पे एक वाइडर कंसल्टेशन होने की ज़रूरत है कि क्या इस तरह की अप्रोच होनी ज़रूरी है या नहीं है। तो आई थिंक ये एक चीज़ कंसेप्ट, बट अदरवाइज इफ आई सी, सो आई डोंट सी एनी मच प्रॉब्लम इन द आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया जहाँ पे उन्होंने नेगोशिएशन ट्राई किया, मीडिएशन ट्राई किया, एंड देन वो आर्बिट्रेशन की तरफ को गए, तो वहाँ पे कुछ आप बताएंगे कि उन्हें किस टाइप से बेनिफिट्स हुए वहाँ पे एंड चीज़ें रिजॉल्व हुई? देखिए, ऐसा काफ़ी अक्सर हो जाता है, ये एक कॉमन फिनोमेना है, एंड स्पेशली जो मैंने देखा है कि ये आर्बिट्रेशन का जो बेसिकली जो मेरा जो कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है, तो उसमें पब्लिक प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा है। तो मैं ये चीज़ हम लोगों ने भी फेस की है कई बार। जैसे कई बार होता है कि कोई प्रोजेक्ट है या कोई इफ अ कंपनी इज कैरिंग आउट द प्रोजेक्ट और उसमें कोई अमाउंट रिलीज नहीं हुआ या कोई डिस्प्यूट है क्या अमाउंट है, तो द पार्टी अप्लाइज टू द, फॉर एग्जांपल, स्टेट इंस्ट्रूमेंटालिटी कि इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। अग्रीमेंट को इन्वोक किया, अग्रीमेंट में लिखा कि पहले आप एक्स ऑफिसर के पास जाइए, वहाँ पे कीजिए, उनको 30 दिन के अंदर अपना डिसीजन देना है। मैं गया एक्स ऑफिसर के पास, मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेशन दिया, पर 30 डेज में कोई डिसीजन नहीं आया, या 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, डिसीजन नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो अब सब्सिक्वेंटली मुझे और ऊपर जाना पड़ेगा। अगर अग्रीमेंट में मुझे देखना पड़ेगा कि वो हायर अथॉरिटी क्या है। अगर हायर अथॉरिटी है तो मुझे हायर अथॉरिटी के पास भी जाना होगा। मैं वहाँ पे जाके मैंने बोला कि मैंने इस तारीख को मैं यहाँ पे गया था, वहाँ से कोई निर्णय हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो कृपया इसमें आप कोई निर्णय पारित करें। ओके, मैंने दिया। अब मान लीजिए कि वहाँ से भी नहीं हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अब नेक्स्ट अग्रीमेंट में लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन क्लॉज को इन्वोक करना पड़ेगा, तो फिर अब मैं जाऊँगा आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक करूँगा, उसमें फिर मैं नोटिस दूंगा सेक्शन 21 के अंदर। तो इस तरह से चीज़ें, ये थोड़ा सा एक कॉमन फिनोमेना है। कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी ने जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसको चैलेंज किया हो? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, और ये है इनफैक्ट आई थिंक अधिकतर केसेस में जिसमें मैंने देखा है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। सेक्शन 34 का प्रोविज़न है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, जिसके तहत पार्टीज़ के पास एक राइट होता है टू अप्रोच दी अप्रोच द कोर्ट टू चैलेंज द आर्बिट्रल अवार्ड, और ग्राउंड्स काफ़ी लिमिटेड हैं चैलेंज के, ये भी मैं बता दूं। इट्स नॉट लाइक कोई फर्स्ट अपील की तरह नहीं है जिसमें रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हो। लॉ इज़ वेरी क्लियर दैट देयर हैज़ टू बी, मतलब ईदर द आर्बिट्रल अवार्ड इज
hit by public policy of India, or there is any patent illegality appearing on the face of the award. Okay. So these are very restricted grounds on which the award can be challenged. So until unless there is something extremely glaring, so the likelihood of getting relief is not that good. ओके सो बेसिकली लाइक जो ग्राउंड की जो लिमिटेशंस है वो बहुत कम है. जी. सो बहुत रेयर केसेस में हो पाता है कि वो लाइक जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है उसको चैलेंज जाके करे. नहीं, होते हैं नहीं. 34 में होते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के कुछ जजमेंट्स आ भी रखे हैं, पब्लिक पॉलिसी के इंटरप्रिटेशन दे भी रखा है कि काफ़ी वाइड है. बट अगर स्ट्रिक्टली हम अगर स्टैच्यूट को पढ़ें तो स्टैच्यूट के इंटरप्रिटेशन में हमें ये बात समझ में आती है कि मियर एरर इन लॉ या रीअप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस की वजह से कोई भी आर्बिट्रल अवार्ड को दरकिनार नहीं किया जाएगा. जी. सो और सर आपको क्या लगता है लाइक जो लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं है ना जी. एंड आर्बिट्रेशन एक्ट को अप्रोच करते हैं, जी. सो कितना बेनिफिशियल है अगर लाइक कोई पर्सन कोर्ट को अप्रोच कर रहा है एंड कोई आर्बिट्रेशन को अप्रोच कर रहा है, वो कितना बेनिफिशियल है आपके हिसाब से कि आप आर्बिट्रेशन की तरफ जाएं पहले? आई थिंक जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, बट एक जो ज़रूरी है कि द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हैज़ टू बी इन राइटिंग. तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी ट्रांजैक्शन में आप आई थिंक जो कॉमन जो है जो भी इंटरपर्सनल या बिजनेस रिलेशनशिप्स चल रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में, दे आर बेस्ड ऑन अग्रीमेंट्स, राइट? एंड व्हेनेवर द अग्रीमेंट इज इन राइटिंग, सो वन द पार्टीज आउट ऑफ देयर ओन विल कैन चूज टू डिसाइड दैट नहीं ठीक है, कुछ भी अगर इसमें कुछ गलत होता है या कोई डिस्प्यूट आता है, तो वी वोंट गो टू द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिसडिक्शन, वी विल डिसाइड इट बाय आर्बिट्रेशन. एंड बिकॉज और उसमें मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज का ही फायदा है. अननेसेसरी जो टाइम लगता है कोर्ट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि कोर्ट्स भी दे आर ऑल्सो हैविंग अ लॉट ऑफ केसेस पाइल्ड अप. तो इट इज आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, इट्स फॉर द कॉमन गुड. सो बेसिकली आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी कॉस्ट लाइक सेव होगी, है ना, टाइम सेव होगा. एंड दूसरा अगर हम कोर्ट की तरफ जाएं तो कोर्ट्स को फायदा ये है कि वहाँ पे भी ऑलरेडी पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल. तो उनको भी एक रिलीफ मिलता है कि एडिशनल कोई एक ब्रांच है जो इसको डील कर रही है. बिल्कुल. राइट. आपके करियर का सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा है जहाँ पे आर्बिट्रेशन में आपको बहुत ज़्यादा लाइक? आई थिंक चैलेंजिंग तो हर केस होता है, यू कैन नॉट टेक इट कैजुअली, बट आई थिंक जो मेरे दिमाग में आता है, तो वी वर अपीयरिंग बिफोर अ वेरी एक्सट्रीमली सीनियर लीगल एमिनेंट जूरिस्ट, आई वुड से. तो वहाँ पे एक मैटर हुआ था जिसमें हम लोग थोड़ा सा हल्का सा हम लोग फंस गए थे. तो उसमें रेस जुडिकाटा को लेके इंटरप्रिटेशन हुआ था. और जनरली क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ हेयरिंग, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज until because queries are coming up and then and you have some other strategy. ज़रूरी नहीं है कि what you anticipated things are flowing in that direction, right? So at that moment of time, we took a 30-40 seconds break. We went through the file and fortunately जिस ऑर्डर की वजह से रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल को अप्लाई किया जा रहा था, उसके नेक्स्ट डे में ही एक फ्रेश लेटर इशू हुआ था हमारे क्लाइंट के अगेंस्ट. तो वी हैड अ ग्राउंड कि ये जब ऑर्डर डिसाइड हुआ था, इस ऑर्डर के बाद ही तो ये कॉज ऑफ एक्शन मेरा स्टार्ट हुआ. तो रेस जुडिकाटा को अप्लाई करने की ज़रूरत इस केस में नहीं है. अनफॉर्चुनेटली दैट डिलीवर्ड रिजल्ट्स फॉर अस. सेकेंड, इफ़ आई कैन थिंक, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक दिशा में आगे बढ़ना जा रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ पे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएं. तो इस तरह से भी एक मैटर हुआ था. तो थोड़े से हम लोग में भी डिसएग्रीमेंट्स थे कि ये एक आर्गूमेंट लेना है या नहीं लेना है, बट अल्टीमेटली वी डिसाइडेड नो, वी विल आर्ग्यू. वी आर्ग्यूड दैट पॉइंट. अब लेकिन जिस आर्गुमेंट को हम लेके चल रहे थे, उस आर्गुमेंट पे हमें रिलीफ नहीं मिला, हमें दूसरे ग्राउंड पे रिलीफ मिला. ओके. बिकॉज एट स्टार्ट वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू प्रेस फॉर इट. तो इस तरह से चीज़ें होती हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी 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 थ्रिलिंग प्रोफेशन इन दैट सेंस. इट चैलेंजेस यू एवरी डे. तो बेसिकली लाइक जो कॉमन एक रूल है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, है ना, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आप जा रहे हो, ज़रूरी नहीं वो काम करे ही करे. बिल्कुल. कभी कभी आपको मिड रास्ते में भी या एंड पॉइंट पे जाके भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ सकती है. आपको दूसरा कोई रास्ता चुनना पड़ सकता है. बिल्कुल. यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट, यू हैव टू थिंक ऑन, यू हैव टू एंटिसिपेट. हमें जो है एक ओपन माइंड रहना चाहिए कि अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो देन हम स्मूथली दूसरे पे स्विच कर पाएँ. बिल्कुल. और आई थिंक ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आता है, समय के साथ ही आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, बिकॉज यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट.
क्योंकि कई बार ऐसी चुनौतियाँ आ जाती हैं जो आप शुरू में आप उसको एंटिसिपेट करके नहीं चल रहे हैं, और एकदम से आ जाता है, एंड देन यू हैव टू डिसाइड अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स टाइम आल्सो टीचेस यू। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड के अगेंस्ट अपील का जो चैलेंज है या अपील को चैलेंज करना, ये ओवर यूज हो रहा है? देखिए, एक स्टैट्यूटरी राइट है, स्टैट्यूटरी राइट एक्ट ने दे रखा है, तो किसी को रोका नहीं जा सकता। जो भी पार्टी अग्रीव्ड है वो तो जाएगी, और आई थिंक कुछ इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप लेना भी इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के स्टेज पे ही मामले को ख़त्म कर दिया जाए। ओके, बिकॉज देन बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर आर्बिट्रेशन इकोसिस्टम एज वेल। आप ये कर सकते हैं जो किया भी है, 34 में टाइमलाइन दे रखा है कि 1 ईयर में आपको ख़त्म करना है, उसका टाइम पीरियड आप कम कर सकते हैं कि जो एपलेट कहना तो ठीक नहीं होगा, जो चैलेंज का जो प्रोविजन है 34 में उसका टाइम पीरियड आप कम कर दें, तो आई थिंक एक होलिस्टिक, एक थ्राइविंग इकोसिस्टम एक बना रहता है। अगर यहाँ पे कोई पार्टी आर्बिट्रेशन के अंदर अगर डिले टैक्टिक्स का यूज कर रही है, तो उस टाइम पे आप कैसे उसको लाइक स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करते हैं? देखिए, डिले टैक्टिक्स के लिए प्लीडिंग्स के स्टेज में तो नहीं आ सकती, क्योंकि एक्ट इज़ वेरी क्लियर कि 6 महीने के अंदर आपको प्लीडिंग्स अपनी कंप्लीट कर देनी है। और नहीं करते हैं आपका तो आपका राइट फॉर फीट हो जाएगा। तो किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है कि प्लीडिंग्स में बहुत ज़्यादा टाला मटोल हो किसी भी प्रकार का। प्लीडिंग्स एक बार अगर ख़त्म हो जाती है 6 महीने के अंदर, तो फिर 1 साल का पीरियड रहता है। उसमें अगर पार्टी चाहें या अगर प्रिस्क्राइब्ड है या आर्बिट्रेटर चाहे तो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, आप अपना विटनेसेस लाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है, क्योंकि एक बार प्लीडिंग्स खत्म हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा बचता नहीं है केस को क्लोज करने में, बिकॉज सिर्फ एविडेंस आपका बचता है, फिर फाइनल आर्गुमेंट्स बचते हैं। सो पर आप सेक्शन 17 आएगा किसी पार्टी का तो सुना जाएगा, नहीं आएगा एक बार या 2 बार नहीं होगा, देन आर्बिट्रेटर के पास भी क्या ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड एक्स पार्टी। सो बेसिकली वहाँ पे भी बहुत कम लाइक लिमिटेड ही चीज़ें हैं जिनके थ्रू पे वो डिले कर सकते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं ज़्यादा, क्योंकि प्लीडिंग्स के लिए टाइम क्लियर कर दिया लॉ ने कि 6 महीने में यू हैव टू कंप्लीट द प्लीडिंग्स अगर आप नहीं करेंगे तो आप प्लीडिंग फाइल नहीं कर पाएंगे, तो किसी के इंटरेस्ट नहीं होता। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और कमर्शियल एग्रीमेंट्स में कौन से जो आर्बिट्रेशन क्लॉज हैं जो यूज़ होते हैं एंड नेक्स्ट फर्दर आगे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में हेल्प करते हैं? जैसे जनरली क्या है कि आर्बिट्रेशन क्लॉजेज में एक तो पहले आपको सीट और वेन्यू डिफाइन करना ज़रूरी है कि कहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन होगा। तो जनरली होता क्या है कि अग्रीमेंट्स में भी फिर हम एक अलग डायनेमिक्स में थोड़ा ट्रैवल कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जो पार्टी अग्रीमेंट बनाती है तो ऑफकोर्स वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करेगी। जैसे मान लीजिए कि मेरा और आपका एक अग्रीमेंट में हम लोग जा रहे हैं, यू आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ से बॉम्बे, आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ दिल्ली, तो जो आर्बिट्रेशन क्लॉज आप डिफाइन करेंगे तो आप उसमें फिर डिसाइड करेंगे कि नहीं आर्बिट्रेशन होगा साहब, लेकिन आर्बिट्रेशन होगा तो लेकिन बॉम्बे में होगा। क्यों? क्योंकि आप बॉम्बे में प्लेस्ड हैं। तो एक इस तरह का एडवांटेज एक रहता है, क्योंकि ऑफकोर्स दिल्ली से मेरे लिए बॉम्बे जाना, कंटेस्ट करना, और आपके लिए बॉम्बे में कंटेस्ट करना थोड़ा सा एक आपको एक एडवांटेज देता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे मतलब जो मैंने देखा है, और जनरली कोई एक फिक्स्ड प्रोफॉर्मा नहीं है। अब जनरली पहले क्या होता था कि जो आप जैसे मान लीजिए कि आप जैसे जो मैंने उदाहरण दिया, मेरा और आपका अग्रीमेंट हुआ, आपने बोला कि नहीं ठीक है मेरे पास पावर है, मैं आर्बिट्रेटर बताऊंगा कौन अपॉइंट होगा। ओके। बट अभी क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली क्लैरिफाई कर दिया इस पोजीशन को कि कोई भी पार्टी जो इंटरेस्टेड है वो अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त नहीं करेगी, या तो वो म्यूचुअली होगा, दोनों पार्टियों की रजामंदी से होगा, नहीं हो पाता है तो फिर आप सेक्शन 11 में आप कोर्ट जाएं और कोर्ट से अपॉइंट, कोर्ट डिसाइड करे, कोर्ट बताएगी कि कौन आप में मध्यस्थता में आर्बिट्रेशन करेगा। आपके ख्याल में अब आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं उनका क्या स्किल सेट एंड माइंड सेट होना चाहिए जो ट्रेडिशनल लॉयर से थोड़ा सा डिफरेंट करती हैं? आई थिंक मोर और लेस ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बट ओरिजिनल साइड की प्रैक्टिस में पकड़ होनी काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ओरिजिनल साइड की प्रैक्टिस में आपको एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, केस को कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि जो केस आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वही यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाना है। ओके। तो यहाँ पे जो बीज बोएंगे वही फल आपको ऊपर तक मिलेगा। तो ओरिजिनल साइड की समझ होनी ज़रूरी है। एंड आई थिंक जैसा मैंने कहा कि एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन का स्किल सेट जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो गया है अभी आज के संदर्भ में, क्योंकि जनरली जो मैं देख रहा हूँ अधिकतर आर्बिट्रेशन में एविडेंसेस कंडक्ट हो रहे हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसा स्किल सेट है जो आना चाहिए, और बाकी तो आई थिंक वी एक्वायर एज वी लर्न एंड एज वी गो फॉरवर्ड। सो दिस इज अबाउट।
सो आर्बिट्रेशन के अंदर अब जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जैसे ई फाइलिंग हो गया, वर्चुअल हियरिंग हो गया, जी तो जी क्या आप इनको प्रीफर करते हैं, ये बेनिफिशियल है या बिल्कुल। फिर इनके कुछ लाइक? देखिए नेगेटिव तो मैं नहीं बोल सकता कि कुछ है इसके, और आई थिंक दुनिया टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर रही है, तो लीगल प्रोफेशन क्यों दूर रहे, और लीगल प्रोफेशन क्यों दूर रहे तो आर्बिट्रेशन क्यों दूर रहे, और things have become very easy. So we also do a lot of hearings virtually. Zoom हुआ, Zoom platform हुआ, या एक go-to platform हुआ, you circulate the link. और generally pleadings की जहाँ तक बात है तो एक voluminous pleadings होती है, जैसे कुछ मैं matters कर रहा हूँ तो उसमें 22 वॉल्यूम्स हैं, 25 वॉल्यूम्स हैं, 200 पेज की वॉल्यूम्स हैं, तो उसको आपने सर्कुलेट कर दिया ओके। थ्रू योर ईमेल, ड्राइव लिंक पे कर दिया. वी ऑल हैव एक्सेस टू टैबलेट्स दीज डेज, तो पेपर वर्क कम हो गया. एक इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है ये, और ट्रैफिक कम होगा, वही डेफिनेटली आना जाना कम होगा आपका। बिल्कुल वो हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है. टाइम सेविंग टाइम से हो जाता है। आर्बिट्रेशन में भी एक टाइम सेविंग एक मैकेनिज्म आ गया, और काफ़ी कन्वीनियंट रहता है सबके लिए. आपको जैसे स्क्रीन शेयर की सुविधा आजकल इन प्लेटफॉर्म्स पे है, जूम पे है, GoTo पे है, आपको कुछ भी पढ़वाना है आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, पेज नंबर्स बता सकते हैं. आई थिंक ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है जो हम लोग देख रहे हैं. सर आर्बिट्रेशन के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी का जो प्रोविज़न है अभी रिसेंटली आया है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, और जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उन पे वो एक मैंडेट लगाता है कि जो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी वाइल दे सबसिस्ट. ओके। और ऑफ कोर्स इसमें जो इट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोसेस कैन नॉट बाईपास द रिगर्स ऑफ द लॉ. तो वैसा इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम उसको चैलेंज कर रहे हैं 34 में, 37 में जा रहे हैं या सेक्शन 9 में जा रहे हैं, तो हम उसको अगर हमने उसकी रिकॉर्ड्स को अगर कोर्ट के सामने रख दिया तो कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो जाएगी, ऐसा नहीं है. उसका इंटेंट सिंपल सा इतना है कि जो एक डेकोरम है जुडिशियल प्रोसीडिंग का, वो हर स्तर पर बना रहे. सर आपके ख्याल में आर्बिट्रेशन केसेस में पार्टीज को अपने लीगल राइट्स के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर रहना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक यू हैव डन योर रिसर्च वेल. तो जनरली क्या होता है कि योर पेपर वर्क हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अप टू द मार्क, क्योंकि जनरली एक तरह से आप देखें अगर प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हो रही हैं, अगर मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि मुझे एक किसी XYZ एक PSU ने एक अवार्ड दिया कि यहाँ पे आपको रोड्स बनाने, टेंडर अवार्ड किया. अब मैं वहाँ पे मैंने मोबिलाइज़ किए मशीनरी को, अपने लेबर्स को. अब वहाँ पे जाके मैं पता चला तो मैंने देखा कि साइड से कहीं से एक पानी निकल रहा है किसी फैक्ट्री से, है ना, और वो जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मैं काम कर पाऊँ. ठीक है, अब मुझे तुरंत संज्ञान में लानी पड़ेगी PSU को, जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ है. PSU का उसमें कोई जवाब होगा, हो सकता है उसको ठीक हो जाए वेल एंड गुड, नहीं होता तो क्या करूँ, मुझे उसको बार बार दोबारा लाना पड़ेगा. अब मान लीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कि पानी लीक हो गया, जगह नहीं है, वहाँ पे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या मान लीजिए कि कहीं उपद्रव हो रहा है किसी प्रकार का, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है. अगर मैं पेपर ट्रेल अगर क्रिएट नहीं करूँगा तो मुझे केस प्रेजेंट करने में और केस में रिलीफ लाने में एक मुझे थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. तो पेपर ट्रेल का होना और मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितना मजबूत आपका पेपर ट्रेल रहेगा स्टार्टिंग से, उतना ही ज़्यादा आपके लिए आगे लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है. क्योंकि इफ़ आई कैन पुट इट कि एक तरह से फाउंडेशन है वो पेपर ट्रेल. अगर फाउंडेशन आपका मजबूत होगा तो ऑफकोर्स आपकी बिल्डिंग एक अच्छी बनेगी, और ये मेरे ख्याल से ये एक चीज़ है जो पार्टीज को ध्यान में देनी चाहिए. सो बेसिकली स्टार्टिंग से फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर पार्टी को कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है जी, लाइक कुछ भी हो सकता है, वो उपद्रव हो रहा है वहाँ पे या कोई भी और भी चीज़ें हैं, तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ मेंटेन करना चाहिए, सो दैट इन फ्यूचर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो वहाँ पे उसको हेल्प मिले उनसे. बिल्कुल. एनी काइंड ऑफ इनकम्बरेंसेस व्हिच पार्टी में फेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स व्हाटएवर इट इज डूइंग. ये तो मैंने आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया. I think it's immediately needs to be jot down on paper, and it needs to be circulated, because in future if any eventuality arises, so these papers are something which will hold quite significance. आर्बिट्रेशन का रिजल्ट इन्फोर्स करना कैसा होता है? ओके, इसके लिए प्रोविजन दे रखा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में ही सेक्शन 36 में, जो कि ऑल्सो प्रिस्क्राइब करता है कि मनी डिक्री के प्रोविजन जो सिविल प्रोसीजर कोड में दिए हैं उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाए. और अब इसमें एक चीज़ है कि जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रूट्स ऑफ द डिक्री को रियलाइज़ करने में भी बहुत समय लग जाता है, एक जनरल एक ट्रेंड था, और आर्बिट्रल अवार्ड्स को इससे कोई अछूते नहीं थे. इसमें
दो वेलकम चेंजेस आए हैं. फर्स्ट हैज़ कम ऑन अ जुडिशियल फ्रंट ओके and second has come on a legislative front. Now I'll start with what Supreme Court of India has to say. So the Honorable Supreme Court has laid down guidelines where every execution, every endeavor has to be made to complete the execution proceedings within 6 months. ओके Every endeavor. So आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत भी जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो भी कोई इससे अछूता नहीं है. उस 6 महीने के अंदर जो भी आपके ऑब्जेक्शंस हैं आप उसको रिकॉर्ड करिए और आप पार्टीज को आप एग्जीक्यूट करा के उसको अवार्ड को दीजिए. अब इसका एक सेकंड एस्पेक्ट आता है लेजिस्लेटिव फ्रंट पे क्या हुआ. अब जैसे मान लीजिए कि आपके फेवर में आर्बिट्रल अवार्ड आया मेरे खिलाफ, ओके मैंने उसके लिए एक चैलेंज फाइल किया. अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, आप द कोर्ट इज इंक्लाइन टू हेयर माई सेक्शन 34, काइंडली स्टे दिस आर्बिट्रल अवार्ड इस ताकि मेरे को सुन लिया जाए, क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो मेरा सुनना तो बेकार हो जाएगा, मेरी पिटिशन तो बेकार हो जाएगी. तो अब इसमें जो चेंज अब ये आया है कि लेजिस्लेचर हैज़ कम अप विद सेक्शन 36 सब क्लॉज 3 के प्रोवाइजो में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि अनटिल एंड अनलेस प्राइमा फेसाई फ्रॉड या कल्यूजन नहीं होगा इन द मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड, तो तब तक अनकंडीशनल स्टे नहीं मिलेगा. तो अगर आपको स्टे चाहिए आप स्टे लीजिए, कोई रोक नहीं रहा, बट यू मेक सम डिपॉजिट बिफोर द कोर्ट एंड आई कैन हैव दैट डिपॉजिट इन माई फेवर. और मैं एक सूटेबल बैंक गारंटी दे सकता हूँ कोर्ट को कि देख लीजिए, मान लीजिए इनके फेवर में डिसाइड हो भी गया तो बैंक गारंटी तो आपके पास है ही मेरी, उससे आप उसको रीइंस्टेट कर दीजिएगा. और ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी वेलकम चेंजेस हैं. और इस तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह के आपको एक इम्प्रोवाइजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स आपको सिस्टम में दिखते जाएंगे. सर आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर कोई पार्टी जाती है तो उसको उसका क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? बिल्कुल, आई थिंक टाइम इफेक्टिव प्रोसेस है, टाइम कम लगता है. एक्ट इज़ वेरी क्लियर, एक्ट ऑफ 1996 कि 6 months में प्रीडिंग्स हैव टू बी कंप्लीटेड. Every endeavor has to be made to complete the arbitral proceedings within 1 year, which can be further extended in 6+6 months. Time effective हो गया, cost effective हो गया. Unnecessary एक जो पेन होता है लिटिगेशन का उसमें नहीं जाना है. और उसके बाद जाके एक इंडिया को भी एक एज एक अट्रैक्ट करता है टू अट्रैक्ट द बिजनेस. ठीक है, आप आइए इंडिया में आइए, आप करिए, आप आर्बिट्रेशन करिए, वी आर वेलकमिंग यू. तो एक थ्राइविंग एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है. And I think all in all it is, और कोर्ट से बर्डन काफ़ी हटा लेता है, बिकॉज एज यू नो कि काफ़ी ज़्यादा केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है इंडिया में, उनके काफ़ी बर्डन्स कम हो जाते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. सर अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेशन को अप्रोच करना चाहती है तो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे? देखिए, आप राइटिंग में होना चाहिए आर्बिट्रेशन क्लॉज, द एक्ट इज़ वेरी क्लियर. देयर हैज़ टू बी अग्रीमेंट में arbitration clause होना चाहिए. It has to be well defined. There should not be any confusion there. और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस होना चाहिए कि कैसे होगा, क्योंकि अगर नहीं होगा then you will have to knock the doors of the court under section 11 to get the arbitrator appointed. कोई भी एक पार्टी अपने पास राइट नहीं रख सकती कि नहीं आर्बिट्रेटर मैं बताऊंगा, because Supreme Court has clarified it that there has to be appointment by mutual consensus, and if you don't reach at a then court will decide. Then you will have to approach the court for appointment of the arbitrator. और सीट और वेन्यू डिफाइन होने चाहिए कि कहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन होगा. पार्टीज़ कैन ऑल्सो डिसाइड कि अगर चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे हमने किया आर्बिट्रेशन, तो उसको अगर चैलेंज करना होगा, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स हुआ, एग्जीक्यूशन उसका जाएगा सेक्शन 36 में, सेक्शन 34 में चैलेंज जाएगा, उसको कहाँ पे हमें चैलेंज करने की ज़रूरत है. दीज थिंग्स कैन बी डिफाइंड राइट एट द इंसेप्शन ऑफ द एग्रीमेंट इटसेल्फ. राइट. अगर किसी की ये चीज़ें एग्रीमेंट में नहीं है डिफाइंड, देन you can go or not? सी उसमें भी एक अलग अलग तरह के चैलेंजेस हमारे पास आते हैं कि क्या अगर देखिए आर्बिट्रेशन क्लॉज ही नहीं होगा तो आर्बिट्रेशन तो फिर आप कर ही नहीं सकते. राइट. अगर हमारे एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है देन वी कैन नॉट. नो, देन यू कैन नॉट डू इट. अगर कोई पार्टी आर्बिट्रेशन अवार्ड को चैलेंज करना चाहती है जी, तो उसकी अपील का क्या प्रोसेस रहता है? जी, सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में उसको निर्धारित किया गया है कि किन किन अवस्थाओं में या किन किन ग्राउंड्स पे उसको चैलेंज किया जा सकता है. एक चीज़ मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ग्राउंड्स काफ़ी लिमिटेड है सेक्शन 34 में चैलेंज करने के लिए. पेटेंट इलीगैलिटी होनी चाहिए, इट हैज़ टू अपीयर ऑन द फेस ऑफ द अवार्ड, द अवार्ड शुड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. इस तरह के जब ग्राउंड्स होते हैं जो थोड़े से थ्रेशोल्ड के रीएप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता, तो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आपको केस प्रूव करना पड़ेगा, तभी आपको एक इंटरफेरेंस मिलेगा कोर्ट का टू सेट असाइड द अवार्ड. सर आर्बिट्रेशन के अंदर बाकी कोई और लॉ का भी रिलेवेंस है इसमें कुछ? बिल्कुल है. इट्स अ वेरी एप्ट क्वेश्चन.
आई थिंक जैसे मैंने आपको बताया था कि अग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डिफाइंड होना चाहिए, तो जहाँ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आएगा ही आएगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत भारी रेलेवेंस है, बिकॉज आई थिंक जितने आर्बिट्रेशंस मैं कर रहा हूँ हर मैटर में कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगा ही लगा है। और एडिशनली जो एक काफ़ी एक डेवलप्ड इंटरफेस जो मैं विच आई एम ऑब्जर्विंग राइट नाउ इज़ ऑफ इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। जनरली क्या होता है कि मॉरिटोरियम अगर एक बार अगर लग जाता है ट्राइब्यूनल से, दैट एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर मॉरिटोरियम विल नॉट कंटिन्यू, देन इन दैट केस एग्जिस्टिंग आर्बिट्रेशन का क्या फेट होगा, वो कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए कंटिन्यू नहीं करेगा, विच इज़ वेरी क्लियर कट आंसर टू इट। अब लास्ट में जैसे मान लीजिए कि कोई स्टे अगर लगाया हुआ है आर्बिट्रेटर ने या सेक्शन 9 में कोर्ट में लगाया हुआ है, सेक्शन 14 का मॉरिटोरियम अगर लग गया, तो उस मॉरिटोरियम के फेज़ में उस स्टे की या उस इंजंक्शन की क्या यूटिलिटी रहेगी। ये एक थोड़ा सा एक डेवलपिंग एस्पेक्ट है जिस पे अभी हम क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं, एंड आई थिंक वेरी सून वी शुड बी एबल टू आंसर दीज पर्टिनेंट क्वेश्चंस फॉर इट। सो बेसिकली अगर हम रिलेवेंस की बात करें तो सबसे बड़ा तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जी का रहता है, एंड सेकंड हमारा आईबीसी का रहता है। जी सो बिल्कुल 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 definitely these are the two of the major acts which I think have a prominent role to play while addressing the questions related to arbitration. Yeah. ऑलराइट, Yeah. ओके। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने एडवोकेट ऋषभ खारे के साथ मिलकर हमने आर्बिट्रेशन एक्ट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया, एंड आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। स्पेशल थैंक्स टू एडवोकेट ऋषभ खारे सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड शेयरिंग सच अ वैल्यूएबल नॉलेज एंड इंसाइट्स ऑन आर्बिट्रेशन एक्ट। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले एपिसोड के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम अगले पॉडकास्ट में कवर करें, उसे नीचे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।